हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का हो चुका है। दूसरा पेपर अब आपका पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का है। तो इस क्लास में जो आपका ये क्वेश्चन बैंक है इजी नोट्स, इसको हम लोग कवर करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ये आपका जैव विज्ञान शिक्षण विधि यानी कि बायोलॉजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर यानी कि इजी नोट्स है। ठीक है, तो जैसे हम बाकी सब्जेक्ट का फिजिकल साइंस का भी करवाया था, चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। कहता है कि फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमिस्ट। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। पौधों और पशु पक्षियों की उन्नति किस्मों का कार्य कौन करता है? ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट करता है। कौन? ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट करता है। निम्नलिखित में से मछली पालन किससे संबंधित है? मछली पालन पीसी कल्चर से संबंधित है। व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आपका फिंगरप्रिंट्स हो गए, ब्लड टाइप, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सभी से व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है। रोगी के प्रति उनके उत्पन्न होने के कारण, लक्षणों तथा प्रभावों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। ऐसा कार्य जिनमें रोगों, शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं तथा चोटों का इलाज बाहरी जैविक तरीकों से किया जाता है, उसे फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। रेशम के कीड़ों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। सब्जियों, फलों तथा सजावट के पौधों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। निम्न में से कौन जैव विज्ञान के अध्ययन के विषय में है? देखिए, जैव भौतिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, विकासात्मक जीव विज्ञान, ये सभी जैव विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? लैमार्क ट्रेबी-रेनस ने दिया। वैश्वीकरण शब्द तथा आंग्ल शब्द किसका रूपांतरण है? ग्लोबलाइजेशन का रूपांतरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में पारित की गई थी? 1986 में पारित की गई थी। जैव विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये आपका जीव विज्ञान शिक्षण, बौद्धिक मूल्य, वैश्वीकरण, इन सभी से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। करके सीखने की विधि किस पर आधारित है? अधिगम में आधारित है। करके सीखने की विधि आपकी अधिगम से रिलेटेड है। कृषि वन्य अपशिष्टों के उदाहरण हैं, तो आपके सड़े गले पत्ते जो हैं ये कृषि अन्य अपशिष्ट के उदाहरण हो जाएंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा? सी। सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। क्वेश्चन है एससीपी का पूरा नाम? एक कोशीय प्रोटीन। टिश्यू कल्चर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका सब्जियों के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र में, सभी में किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है टेनिन, गोन, रेनिन, ये सभी यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हो जाएंगे। जीव विज्ञान का शिक्षण किन व्यवहारों के पक्ष में काम करता है? तो ये आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन सभी व्यवहारों के पक्ष में काम करता है। कौशलात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? मैनिपुलेटिव यानी हस्तलाघव कौशल और रेखाकृति तथा निर्माण संबंधी कौशल, विभिन्न परीक्षणों का कौशल, ये सभी कौशलात्मक उद्देश्य से संबंधित कौशल हैं। साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स पुस्तक किसने लिखी है? थर्बर एंड कॉलेट ने लिखी है। जीवन विज्ञान शिक्षण में जीवन का आधार किसे कहा गया है? प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार कहा गया है। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने कब दिया था? 1956 में। आरसीएम सिस्टम का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैसूर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अनुक्रिया में क्या आवश्यक होता है? अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष, ये सब कुछ आवश्यक होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है अवलोकन कौशल, प्रायोगिक कौशल, महत्वपूर्ण सोच कौशल, ये सभी वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है। क्रियात्मक क्षेत्र के कितने प्रकार हैं? क्रियात्मक क्षेत्र के आपके 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? क्रियात्मक क्षेत्र के 6 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ेंगे। आरसीएम उपागम में किसकी टैक्सोनॉमी को प्रस्तुत किया गया है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी को प्रस्तुत किया गया है। विज्ञान शिक्षण में निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? तो इसमें आपका जो व्यायाम है वह उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। आरसीएम उपागम के सोपान है, इसमें आपका अदा, प्रोसेस यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये आरसीएम के उपागम है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आरएलओसी का फुल फॉर्म होता है रियल लर्निंग आउटकम्स। क्या हो जाएगा? इसकी फुल फॉर्म होती है रियल लर्निंग आउटकम्स होता है। यहाँ पे आउटकम पूरा साथ में लिखा होना चाहिए था, आउटकम्स ऐसे साथ में लिखा होना चाहिए। आउट अलग कर दिया, कम्स अलग कर दिया, यही गलती कर दी, बाकी ये ठीक है ऑप्शन हमारा।
शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है? तो व्यवहारिक रूप द्वारा, अधिगम द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, सभी तरीके से उपागम किया जाता है। क्रियाशीलता डैश की जाती है, क्रियाशीलता अनुक्रिया द्वारा की जाती है। रॉबर्ट मिलर ने उपागम का विकास किया। निम्नलिखित में से शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। मूल्यांकन उपागम किस टैक्सोनॉमी पर आधारित है? ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आधारित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। जैव विज्ञान में शिक्षण अधिगम के क्या कारण है? तो इसमें आपका अधिगम द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, उद्दीपक द्वारा, इन सभी के कारण है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अधिगम के अनुभवों के साधन हैं, तो इसमें आपका ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये सभी अधिगम के अनुभवों के साधन हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में से शिक्षण पद कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो शिक्षण पद आपके 7 प्रकार के भी हो सकते हैं, कई जगह 6 प्रकार के भी हैं, तो लेकिन ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है? तो इसमें आपका मौखिक और लिखित दोनों ही आ जाती हैं। ठीक है। एनसीईआरटी उपागम को किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर HR श्रीवास्तव, GP सूरी, ए और बी दोनों, इन दोनों का ही इसमें जो है कि हाथ है, तो कह सकते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैव विज्ञान शिक्षण से संबंधित विद्यार्थी ज्ञान का क्या आशय समझते हैं? तो प्रत्यास्मरण द्वारा, प्रत्याभिज्ञान द्वारा, तथ्यों के अंकित द्वारा, ये सभी ज्ञान से रिलेटेड हैं। जैव विज्ञान शिक्षण में कौशल है, तो संकल्पना, परिकल्पना, सिद्धांत, ये सभी कौशल हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र को किसने दिया? रॉबर्ट मेगर ने। मेगर योजना ने किस पर अधिक काम किया? ज्ञानात्मक रूप में ज़्यादा काम किया। आधुनिक विज्ञान की प्रकृति किस पर निर्भर है? तो यह जैव विविधता, जैविकीय विज्ञान, जैव भूमिकरण, इन सभी पर निर्भर है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हरित क्रांति किसके द्वारा हुई? हरित क्रांति डॉक्टर VP पाल और डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा हुई, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब्दुल कलाम का संबंध किससे है? अब्दुल कलाम का संबंध अंतरिक्ष क्षेत्र से है। जैव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं, तो ये आपका पादप जेनेटिक्स, औद्योगिक जैव रासायनिक, अंतरिक्ष जैविकी, ये सभी जैव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? इसको न्यूक्लियोटाइड के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। निम्न में से कौन बायोफिजिक्स के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आपका अनुवंशिकी, रेडियो समस्थानिक, हृदय ध्वनिलेख, ये सभी बायोफिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पौधों में उत्स्वेदन की क्रिया किसके द्वारा कराई जाती है? रसारोहण के द्वारा कराई जाती है। जीवों के उद्विकास से संबंधित है, तो यह शारीरिक रचना, कार्य की रचना, मानसिक रचना, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का महत्व है, विद्यार्थी का व्यवहार, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। निम्न में से फूड टेक्नोलॉजी संबंधित है भोज्य पदार्थ से। सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अनुदेशनात्मक उपागम की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है व्याख्या प्रदर्शन विधि में विधि इनमें से किससे संबंधित है? अनुदेशनात्मक उपागम से संबंधित है। अन्वेषण विधि के प्रयोगकर्ता हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है उद्देश्यों का। किसका अंतर होता है? उद्देश्यों का। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? आपको पता है IQ निकालने का फॉर्मूला MA/CA होता है, MA/CA × 100 होता है। अब यहाँ पे मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष है, और वास्तविक आयु उसकी 4 वर्ष है, गुणे 100 कर दो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और तो यहाँ पे 25 पंचे 125 हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाएगा। किस विधि के द्वारा केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने के बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना जाता है? वो है अन्वेषण विधि। बालक अपनी माँ को पहचानना 3 महीने में शुरू कर देता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। योजना विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? WH किलपैट्रिक ने। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री आवश्यक होती है? वैविध्यपूर्ण प्रकार की सामग्री आवश्यक होती है। योजना विधि के कितने प्रकार के नियम हैं? 3 प्रकार के। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, तो भाषा में आकलन सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? मेंडल ने। जैव विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपागम प्रमुख क्रिया करते हैं? तो इसमें आपका क्षेत्र भ्रमण, विद्यालय बागवानी, विज्ञान क्लब, ये सभी क्या करते हैं? प्रमुख क्रिया करते हैं। विद्यालय कैसा स्थान कहलाता है? तो विद्यालय आपका जो है एक सीमित स्थान कहलाता है। भ्रमण का क्या महत्व है? भ्रमण शिक्षा में अधिक रुचि उत्पन्न करते हैं। भ्रमण द्वारा शिक्षा को विकसित किया जा सकता है।
विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है। तो ये सभी भ्रमण के महत्व हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। भ्रमण योजना में क्या आवश्यक है? तो भ्रमण योजना में शिक्षण संबंधी पक्ष, प्रशासकीय पक्ष, यातायात के साधन का प्रबंध, ये सभी इसमें आवश्यक हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू के आधार पर कौन सा अधिगम सिद्धांत पाठ्यक्रम जैसे कि साहित्य, इतिहास, दर्शन, धर्म, नैतिक दृष्टिकोण आदि विषयों पर जोर दिया? आदर्शवाद। विद्यार्थी को सही तरीके से किसी पौधे के बारे में अध्ययन करने के लिए उसे कैसे प्रेरित करेंगे? उसे प्रायोगिक विधि द्वारा, भ्रमण विधि द्वारा, पौधों का ज्ञान देकर के, पुस्तक द्वारा हम बच्चे को पौधों के अध्ययन के बारे में प्रेरित करेंगे। विज्ञान क्लब को किसने डिफाइन किया है? थर्बर एंड कॉलेट ने इसको डिफाइन किया है। विज्ञान क्लब में शिक्षा करके सीखने पर आधारित होती है। शाश्वत रूपों का सिद्धांत किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? प्लेटो के द्वारा। अस्तित्ववाद के मूल क्या है? चयन की स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्यार, ये सभी अस्तित्ववाद के मूल हैं। इसलिए यहाँ भी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि। ठीक है, बाकी सभी दैहिक मतलब हमारे शरीर से संबंधित हैं। भूख हो, प्यास हो, नींद हो, है ना। निम्न में से कौन विज्ञान क्लब के उद्देश्य हैं? छात्रों के दैनिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, छात्रों की निरीक्षण शक्ति, वैज्ञानिक रोचक कार्य, ये सभी विज्ञान क्लब के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विज्ञान मेला छात्रों में विज्ञान का ज्ञान कराना, छात्रों में प्रदर्शनियों के बारे में विकास उत्पन्न करना, बौद्धिक विकास, ये सभी विज्ञान मेला के अंतर्गत आते हैं। एक सफल विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें आपका आर्थिक व्यवस्था, संयोजक, केंद्रीय समितियां, ये सभी कुछ आवश्यक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत नहीं है? अनुदेशन का सिद्धांत कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में छात्र क्या सीखते हैं? तो छात्र जो है वो यहाँ पे आपका विद्यार्थी तथा कंप्यूटर के बीच प्रयोजनपूर्ण क्रिया चलती है, शिक्षा का स्तर बढ़ता है, अधिगम की परिस्थितियाँ सुधरती हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया। बच्चों को जैविक संग्रहालय का ज्ञान किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये आपका रेखा चित्र, प्रतिमूर्ति, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड्स के माध्यम से कराया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन प्रोजेक्टर का भाग नहीं है? प्रकाश प्रोजेक्टर जो है ये प्रोजेक्टर का भाग नहीं है। टोली शिक्षण के पद हैं, इसमें आपका शिक्षण नियोजन, मूल्यांकन नियोजन, शिक्षण व्यवस्था। तो इसमें मूल्यांकन नियोजन से और टोली शिक्षण के पद हैं। तो इसमें आपका टोली शिक्षण, ये सारे ही, ये नहीं, इसमें सारे ही आ जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। वर्ल्ड साइंस न्यूज कैसी पत्रिका है? यह साप्ताहिक पत्रिका है। मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा कक्ष एवं स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्र की प्रगति की जांच है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? यह जेम्स एम ली का स्टेटमेंट है। किसका है? जेम्स एम ली का स्टेटमेंट है। आगे बढ़िए। विज्ञान शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है विज्ञान के उपकरण तथा सामान का चुनाव करना, उन्हें प्राप्त करना तथा उसकी देखभाल करना, इन्हें सुव्यवस्थित करना। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कितनी विधियां सम्मिलित रहती हैं? तो इसमें आपका 3 विधियां सम्मिलित रहती हैं। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन के अंतर्गत किन किन तरीकों को अपनाया जाता है? तो उसमें आपका कक्षा शिक्षण, सामूहिक ट्यूटोरियल शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन, इन सभी को अपनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। फिनले तथा हर्ड के अनुसार विज्ञान शिक्षक में अपेक्षित गुणों का अध्ययन कितने भागों में कर सकते हैं? 2 भागों में कर सकते हैं। निम्न में शिक्षण विधि नहीं है, शिक्षण विधि नहीं है। देखिए कह रहा है टोली शिक्षण, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। शिक्षण विधि नहीं है। टोली शिक्षण ये कोई विधि नहीं है, ये सब विधियां हैं कि कैसे पढ़ाना है। टोली शिक्षण ये विधि नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया गया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? बेलर्ड के द्वारा कहा गया है। परियोजना विधि किस पर आधारित है? तो परियोजना विधि तैयारी के आधार पर, अभ्यास के आधार पर, प्रभाव के आधार पर, इन सभी पर आधारित है। विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में पहली बार मुदालिर कमीशन ने भाग लिया। प्रोफेसर ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को कितने स्तर में विभाजित किया गया है? तो ज्ञानात्मक स्तर को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। कितना? 6। यहाँ पे 6 ऑप्शन में ही नहीं है, गलत क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए था। बालक के व्यवहार का भावात्मक पक्ष किस में आधारित है? तो यह आपका रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों, इन सभी में आधारित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती है, श्रवदृश्य सामग्री कहलाती है। यह कथन डेंट का है। ओके। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे उपलब्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपलब्धि कहते हैं। निम्नलिखित परीक्षा के भाग हैं। परीक्षा हमारी निबंधात्मक भी होती है, वस्तुनिष्ठ भी होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन
और सी राइट हो जाएगा। उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है? संश्लेषण। कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण की विधि नहीं है? मूल्यांकन विधि। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए गए हैं। जिस प्रोजेक्टर के द्वारा अपारदर्शी चित्रों को दिखाया जाता है उसे एपिस्कोप कहते हैं। कौन सा विज्ञान शिक्षण का दृष्टिकोण नहीं है? स्व अनुदेशन दृष्टिकोण। कौन सा गुण परीक्षण का गुण नहीं है? कलात्मकता। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना पाठ योजना कहलाती है। निम्न में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? तो देखिए, यह शिक्षकों को समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने में हेल्प करता है। ठीक है, यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को संतुलित जोर देने में मदद करता है। यह विषय वस्तु की एक व्यवस्थित, अनुक्रमिक और श्रेणीबद्ध व्यवस्था तैयार करने में हेल्प करता है। यह छात्रों के शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है। नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे इकाई योजना का लाभ नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकाई योजना का प्रथम विकास किसने किया? एच.सी. मॉरिसन ने। ओके, इकाई योजना का प्रयोग किस सन में हुआ? 1929 में। इकाई योजना तैयार की जाती है दैनिक पाठ्य योजना के द्वारा। पाठ्य योजना के दौरान शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षक को यहाँ पे शिक्षक की संपूर्ण पाठ्य योजना तैयार हो, विद्यार्थियों की कक्षा में पूर्ण उपस्थित हो, विषय का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। प्रभावी पाठ्य योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। पाठ्य योजना का विचार किसने दिया था? जॉन हर्बर्ट ने। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयुक्त विधि है खेल विधि। इकाई योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? शिक्षक द्वारा बनाई जाती है। पाठ्य योजना विद्यार्थियों द्वारा कैसे प्रस्तुत की जाती है? इसमें छात्रों को स्वयं का अनुभव प्राप्त हो। कौन सा इकाई योजना का एक नवाचारी स्रोत है? वह है इंटरनेट। भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ कितने प्रकार की बताई गई हैं? 8 प्रकार की। कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। वार्षिक योजना का तात्पर्य है अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष के शैक्षणिक कार्यों का लेखा जोखा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? एक तंत्रीय विशेषता अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। शिक्षण की किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है? खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है। वार्षिक योजना की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों को आगे पढ़ाए जाने वाले पाठों से अवगत करता है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण का नियम सबसे अच्छा तरीका होगा? वह है सृजनात्मक क्रियाकलाप। एक विद्यार्थी को वार्षिक योजना के बारे में शिक्षक कैसे समझाएगा? तो योजना वास्तविक तथा व्यावहारिक हो, शिक्षक को संपूर्ण विषय का ज्ञान हो, प्रयोगात्मक अभिक्रिया द्वारा भी सिखाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपचारात्मक विधि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों में किया जाता है? समस्यात्मक बच्चों में। कौन सा कारक शिक्षण सहायक साधनों को प्रभावित करता है? वो है आपका, इसमें आयु, छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों का स्तर कैसा है, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियाँ, ये सभी शिक्षण सहायक साधनों को प्रभावित करती हैं। इसलिए इसमें सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत है पाठ्य योजना पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाता है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है, पूर्व क्रिया अवस्था के नाम से सर्वप्रथम किसने पुकारा है? जैक्सन ने। सूक्ष्म पाठ्य योजना किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण द्वारा। मानचित्र क्या है? द्विआयामी सहायक सामग्री है। प्रभावी पाठ्य योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना। पाठ्य योजना में क्या आवश्यक है? पाठ्य योजना में दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, प्रकरण, चक्र, ये सभी कुछ आवश्यक होता है। कक्षा 8 के विद्यार्थी को प्रायोगिक कार्य कैसे समझाएंगे? प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाएंगे तभी वो समझेगा। पाठ नियोजन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पाठ नियोजन योकम एवं सिम्पसन के द्वारा निर्धारित किया गया। पाठ नियोजन शिक्षण पाठ के समुचित नियोजन एवं समुचित तैयारी है। पाठ नियोजन शिक्षण पाठ की समुचित तैयारी है। शिक्षण द्वारा एक निश्चित अवधि के अंदर पूरी करना। तो कुल मिला के ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कक्षा में गैर प्रक्षेपित दृश्य सहायक सामग्रियों का उपयोग करते समय किन पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो इसमें एक समय में एक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करना, दृश्यों पर सन्निहित महत्वपूर्ण जानकारी पर प्रकाश डालने में लिखित साक्ष्य प्रदान करना, प्रत्येक दृश्य एवं न्यूनतम पाठ। कुल मिलाकर के ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। हर्बर्ट की पाठ्य योजना किसमें आधारित है? तो यह विषय वस्तु केंद्रित है, जिसमें स्मृति स्तर पर सीखने को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए, छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करना। कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली विषयों के शैक्षिक लक्ष्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं।
पाठ्य योजना में कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो शिक्षक को यहाँ पे विद्यार्थी की कक्षा में पूर्ण उपस्थिति हो, पाठ्य योजना की पहले से तैयारी हो करना, शिक्षक द्वारा पाठ्य योजना का पूर्ण ज्ञान होना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्य योजना की कितनी इकाई है? पाठ्य योजना की 3 इकाई हैं। कक्षा में पढ़ाने जाने से पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकगण अपने अनुभवों के आधार पर क्या योजना बना के जाते हैं? तो वो उन्हें कक्षा में क्या पढ़ाना है, कब और कैसे विद्यार्थियों से सवाल करना है, उदाहरण के तौर पर क्या बताना है, ये सभी चीज़ों की योजना बना करके जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। शिक्षक शिक्षा जो है वह शिक्षण कौशल प्लस शैक्षिक सिद्धांत प्लस व्यावसायिक कौशल पर आधारित होती है। यदि कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक ही स्थान में खड़े रह के पढ़ाता है तो छात्र अपना ध्यान खो देते हैं, इसलिए टीचर को मूवमेंट करते रहना चाहिए। पर्याप्त कौशल डैश सीखने में मदद करता है। पर्याप्त कौशल अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में हेल्प करता है। हम पाठ योजना का समस्त आवश्यक बिंदुओं से युक्त, चाहे वे विषय वस्तु अथवा विधि के हों, कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित पाठ की रूपरेखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? लैंडन के द्वारा कहा गया है। और यदि शिक्षक द्वारा कक्षा में जीव विज्ञान की इकाई पढ़ाई जानी है तो विद्यार्थियों में कैसे जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करके, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति एवं निरीक्षण का विकास करके, विद्यार्थियों को प्रकृति के रहस्यों से परिचित करना। कुल मिला के ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। रेल का इंजन किस डैश से शक्ति प्रदान करता है? रेल का इंजन वह कोयले से शक्ति प्रदान करता है। डैश के बाद प्रतिक्रिया का विलुप्त होना अधिक कठिन है। आंशिक पुनर्बलन के बाद प्रतिक्रिया का विलुप्त होना ज़्यादा कठिन है। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक नकारात्मक। एक शिक्षिका यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, तो बच्चों की सफलता का श्रेय किसको दिया जाएगा? बच्चे के एफर्ट को दिया जाएगा। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? असफलता और भय बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए दूर करना जरूरी है। मूल्यांकन किससे संबंधित है? बच्चों के अंकन के अध्ययन से मूल्यांकन संबंधित है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया? एस स्टीवेंस की। एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान सफलता पर हो, तब बच्चों को डैश का भाव महसूस होगा, तब बच्चों को दुश्चिंता का भाव महसूस होगा। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन एक व्यापक क्षेत्र में होता है। मूल्यांकन उद्देश्य पर केंद्रित होता है। मूल्यांकन गुणात्मक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हर्बर्टियन उपागम ने कितने प्रकार के पद दिए थे? 4 प्रकार के। शिक्षक के लिए कोई और वस्तु इतनी घातक नहीं जितनी अपूर्ण तैयारी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? डेविस के द्वारा। निम्नलिखित में किसे शिक्षक की प्रकृति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता? गैर व्यवहारिक दृष्टिकोण, इसको शिक्षक की प्रकृति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है उपलब्धि परीक्षण क्या है? किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां उपलब्धि परीक्षण है। किसी विद्यार्थी का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है? उपलब्धि परीक्षण द्वारा उसका मनोबल बढ़ाया जा सकता है। विशिष्ट व्यावहारिक परिणामों का मापन एवं मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार के होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए किया जाता है? तो यह विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूर्ण विषय का ज्ञान न होने के कारण उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यदि कोई शिक्षार्थी जिज्ञासु है तो क्या करेगा? वह अधिगम का आनंद लेगा, है ना। जिज्ञासु है तो अधिगम एक साहसिक कार्य बन जाएगा, अधिगम उपयोगी समझेगा वो, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण पर काम करते समय संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? वो है जीन पियाजे। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विचार शामिल नहीं होता है। पाठ्यचर्या क्या है? विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियां, संबंध, कौशल, व्यवहार, ये सभी कुछ आपका पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। पाठ्यक्रम में बाधा क्या है? शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी पाठ्यक्रम में बाधा है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ब्रूनर ने। परिवर्तन को प्रभावित करते हुए निम्न में से किसे पाठ्यक्रम त्रिकोण के चरम पर रखा जाता है? वह है अनुदेशात्मक उद्देश्य परिवर्तन। पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या आवश्यक है? पाठ्यक्रम के निर्माण में क्रियाशीलता एवं अनुभव, सभ्यता, परिवर्तनशीलता, उपयोगिता, ये सभी कुछ शामिल है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक शिक्षक अपने द्वारा संचालित एक चर्चा सत्र में प्रस्तुति का आयोजन और पुनर्गठन करता है। इसे शिक्षक अधिनियम के किस चरण में रखा जाता है? अंतः क्रियात्मक चरण में रखा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन किससे संबंधित है?
समझ नहीं आया। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर किसका काम है? तो प्रभावी शिक्षण शिक्षक का विद्यार्थी को सिखाना और समझाना से संबंधित है। इनटू स्पेस जर्नल्स किससे संबंधित है? द्विमासिक पत्रिका से। जीव विज्ञान ऐसा विषय है जिनमें तथ्यों की वास्तविकता की ओर ध्यान दिया जाता है ना। जीव विज्ञान की प्रगति की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। ज्ञान एवं कौशल से संबंधित उपयोगी विषय वस्तु का समावेश किसमें होता है? जर्नल्स पत्रिका में। प्रयोगशाला नियोजन के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष कमेटी गठित की थी? 1964 में। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु कमेटी का क्या नाम है? कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में क्या आवश्यक है? तो इसमें आपका विद्यार्थी का सही तरीके से उपकरणों का उपयोग करना, केमिकल्स का सावधानीपूर्वक उपयोग करना, शिक्षक के कहे निर्देश मानना। कुल मिला के ऑप्शन जो डी है वहाँ राइट हो जाता है। किसी चीज या विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना या समस्या के निदान के लिए अनोखे उपाय ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। मस्तिष्क उद्दीलन एक समूह रचनात्मकता तकनीकी है। विज्ञान में सीखने के रूप में मूल्यांकन का अर्थ है आत्म मूल्यांकन। प्रयोगशाला में क्या आवश्यक है? प्रयोगशाला में ब्लैक बोर्ड, प्रदर्शन मेज, प्रयोगशाला के किनारों पर 2 सिंक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, सभी आवश्यक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को डैश में वर्गीकृत करें, तो विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को गतिविधि उत्पादन के रूप में वर्गीकृत करेंगे। प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग किस विधि द्वारा कराया जा सकता है? प्रदर्शन विधि द्वारा कराया जा सकता है। कक्षा में विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है? वह है एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन उपागम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तक का चयन किसके द्वारा किया गया है? तो यह साहित्यिक शैली एवं शब्दावली, चित्र एवं फोटोग्राफी, शिक्षण सहायक सामग्री सभी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में जैव विज्ञान शिक्षण को पढ़ाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? तो यह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करा के प्रायोगिक अध्ययन के द्वारा जीव विज्ञान शिक्षण को छात्रों के प्रति महत्वपूर्ण बनाना, इन सभी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हस्त पुस्तिका से अभिप्राय है हैंडबुक्स। ठीक है, आगे बढ़िए। 28 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में व्यवहारपरक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। निम्नलिखित आयामों में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रारूप में पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के परस्पर संबंध पर केंद्रित है? जो है जोड़बंदी। अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। गेस्टाल्ट जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। चूहों पर प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? स्किनर के द्वारा। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, ऐसा गिलफोर्ड ने कहा है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम के प्रवर्तक कौन है? एल्बर्ट बंडूरा। पावलव के कुत्ते पर प्रयोग द्वारा किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया था? लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत। जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तब कार्य के संपादन से उसे संतोष मिलता है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है? रुचि के नियम के अंतर्गत आता है। कोहलर ने चिंपैंजी वनमानुष पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? एल्बर्ट बंडूरा जो है उनके किए गए कार्य पर आधारित है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है? व्यवहार का अध्ययन सीखना। अगला क्वेश्चन, व्यूह रचना, अनुदेशन या शिक्षण की व्यापक विधियां होती हैं, यह कथन किसका है? आइवर के डेविस का। योजना विधि का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? विलियम किलपैट्रिक के द्वारा। प्रयोगशाला विधि में छात्र कैसे सीखते हैं? तो छात्र यहाँ पे स्वयं अनुभव के द्वारा, क्रियाशीलता के द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? डॉक्टर एलन के द्वारा कहा गया है। सूक्ष्म शिक्षण में कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण पूर्वावस्था, कौशल अर्जन अवस्था, सूक्ष्म शिक्षण उत्तरावस्था अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पाठ्य योजना के प्रकार हैं, तो इसमें आपका व्यापक पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना, लिखित पाठ्य योजना, ये सभी पाठ्य योजना के प्रकार हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियां हैं, इसमें बुलेटिन बोर्ड हो गया, टेलीविज़न, चलचित्र, ये सभी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियां हैं जिस साधन या उपकरण के माध्यम से मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है वह परीक्षण का अर्थ है।
गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की। सतत मूल्यांकन के कौन से उद्देश्य हैं? तो सतत मूल्यांकन में आपका बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों की समस्याओं का समाधान और अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार, ये सब कुछ आ जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? मुनरो के द्वारा कहा गया है। विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां और अभ्यास। स्लाइड प्रदर्शन विधि के द्वारा शिक्षक को कक्षा में किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पे शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, कक्षा में रचनात्मक एवं सृजनात्मक ज्ञान देना चाहिए, अधिगम परिणामों का भली भांति मूल्यांकन भी करना चाहिए। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह सामान्य बुद्धि का बच्चा है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? भावात्मक बुद्धि नहीं है। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? यह पढ़ने की अक्षमता है। हालांकि यहाँ पे एलेक्सिया पूछ रहा है, चलिए डिसलेक्सिया होना चाहिए था, है ना। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। कल्पना जगत में विचरण होता है। शैशवावस्था किशोरावस्था में बच्चे कल्पनाओं में खोए रहते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अब यहाँ से आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर 2022, 23, 24, 25 सारे क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ये 2022 का PYQ है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मांसपेशियों के विकास, प्रयोग एवं शारीरिक क्रियाओं के समन्वय की योग्यता शैक्षिक उद्देश्यों के किस पक्ष से संबंधित है? मनोचालक पक्ष से संबंधित है। पाठ्योजना के प्रकरण को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? प्रस्तावना प्रश्न का। भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत डैश उद्देश्य आते हैं? तो इसमें आपका अबौद्धिक विशेषताओं जैसे रुचि, अभिवृत्ति आदि से संबंधित प्रश्न आते हैं। मूल्यांकन वह प्रकार है जो किसी शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि के लिए प्रयोग किया जाता है, योगात्मक हो जाएगा। पाठ्योजना में प्रस्तावना प्रश्न किससे संबंधित है? पूर्व विज्ञान से। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है प्रशिक्षण संस्थाओं में। सूक्ष्म शिक्षण विधि प्रविधि का उपयोग करते हैं शिक्षण कौशल में। क्रियात्मक अनुसंधान में स्थानीय स्तर समस्याओं का समाधान किया जाता है। शिक्षण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि ऑसबॉर्न ने तैयार की थी। शिक्षण पद्धति आधारित है पाठ्यवस्तु पर। भारत में स्कूल स्तर पर पाठचर्या विभाजन और विकास की जिम्मेदारी वहन करता है NCERT। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रणेता कौन थे? BS ब्लूम। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना है। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन कैसे किया जाता है? तो प्रश्नों का चयन किया जाता है प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक भाग से चुनाव किया जाता है। कोई भी परीक्षण विश्वसनीय और वैध नहीं हो सकता जब तक कि वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। कौन सा बिंदु जीव विज्ञान अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता? वो है सामाजिक मामलों का ज्ञान। पाठ्योजना के निर्माण में सबसे पहले किसका निर्धारण किया जाता है? उद्देश्य का। BK पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रदान की? 13। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? DW एलन को माना जाता है। दृष्टांत देकर स्पष्ट करने के लिए गैर मौखिक दृष्टिकोण के तहत दृश्य सामग्री प्रयुक्त की जा सकती है। तो उसमें आपकी मॉडल, चित्र, मानचित्र सभी प्रकार की सामग्री प्रयुक्त की जा सकती है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है, तो इसमें आपका हाव भाव, भाव केंद्रण, विराम, ये सभी उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सी क्रिया शिक्षक से संबंधित नहीं है? तो बजट बनाने का काम शिक्षक का नहीं है। परिकल्पना क्या है? एक पूर्व कल्पना है, एक अनुमान है, कुछ सोच है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। NCERT पाठ्य योजना में पृष्ठपोषण चरण नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इकाई पाठ्य योजना को सबसे पहले मॉरिसन ने डिफाइन किया था। प्रयोगशाला विधि शिक्षण विधि में विद्यार्थी करके सीखते हैं। किसमें? प्रयोगशाला विधि में। ये जो शिक्षण विधि है इसमें विद्यार्थी करके सीखते हैं। जब तथ्यात्मक ज्ञान देना होता है या जब तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना होता है तो प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जब एक के बाद एक कई प्रयोग करने होते हैं तो प्रदर्शन विधि, यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जब पाठ्यक्रम को एक निश्चित समय में पूरा करना हो तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? व्याख्यान विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। डैश सूक्ष्म शिक्षण का स्तर नहीं है। स्थिरीकरण स्तर सूक्ष्म शिक्षण का स्तर नहीं है। आशुरचित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे श्रम की गरिमा के प्रति सम्मान की भावना विकसित करते हैं। आशुरचित उपकरण वे हैं जो बेकार वस्तुओं से बनाए जाते हैं। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुई है।
पाठचर्या का डैश उपागम विश्वास करता है कि एक विषय एक कक्षा से शुरू होना चाहिए और एक ही कक्षा में समाप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि कठिनाई स्तर के अनुसार अगली कक्षाओं में जारी रखना चाहिए। तो पाठचर्या का संकेंद्रीय उपागम इस बात में विश्वास करता है। पाठ्यवस्तु चयन का केंद्र बिंदु लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में छात्र है। कौन है सर? छात्र है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है ब्लूम के वर्गीकरण की सूची में संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित गतिविधियों में अनुवाद बोध या समझ के अंतर्गत आता है। शैक्षिक उद्देश्य लेखन की तकनीकों में मेगर ने ब्लूम वर्गीकरण को आधार माना है। क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग आदत निर्माण है। बच्चों के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को डेवलप करने का काम सिम्पसन ने किया। सर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश शिक्षण उद्देश्यों की व्यावहारिक दृष्टि से लिखने का परिणाम नहीं है। जे.एस. मिल उपागम शिक्षण उद्देश्यों की व्यावहारिक दृष्टि से लिखने का उपागम नहीं है। अभिरंजक का चुनाव कीजिए। तो इसमें आपका स्प्रे, सेफ्रेनिन, इयोसिन, मेथिलीन, ये सभी अभिरंजक के अंतर्गत आते हैं। प्रयोगशाला में जीवों के स्थिरीकरण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाला जो घोल है फार्मेलिन हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। जब किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, इसे कौन सी विधि कहते हैं? वैज्ञानिक विधि। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन W.H. किलपैट्रिक ने किया। यूरेस्को का शाब्दिक अर्थ है मैं खोजता हूँ। क्या हो जाएगा? मैं खोजता हूँ। आगमन विधि के शिक्षण पद निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करते हैं? उदाहरण से नियमीकरण का अनुसरण करते हैं। RCM उपागम का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री जो सुनने और देखने दोनों कार्यों को प्रोत्साहित करती है कहलाती है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोग किए गए संरक्षित पौधों के नमूनों और संबंधित डेटा का संग्रह है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीम टीचिंग जी फ्रीमैन के द्वारा विकसित की गई। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को जानना, सुधार करना। कौन जैविक विज्ञान शिक्षण में सह पाठ्यगामी गतिविधि है? वह है भ्रमण। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मानव नेत्र विषय पर पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना निर्मित की जानी है, तो पाठ्य योजना में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को शामिल सबसे अधिक प्रभावी होगा, जिससे विद्यार्थी संबंधित अवधारणा को अच्छे से समझ सकें? वह है आपका मानव नेत्र के मॉडल का उपयोग करते हुए प्रदर्शन। विज्ञान शिक्षण हेतु ह्यूरिस्टिक विधि की शुरुआत H.E. आर्मस्ट्रांग ने की थी। कौन से शिक्षण विधि बाल केंद्रित नहीं है? व्याख्यान विधि। कौन सा कथन सही नहीं है? लक्ष्य और उद्देश्य समान हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य और उद्देश्य समान हैं। विद्यालय में सह पाठ्यगामी गतिविधियों का आयोजन करना क्यों आवश्यक है? यह बच्चे के समग्र विकास में हेल्प करता है। पाठ्योजना सामान्यतः 30 मिनट की अवधि की निर्मित की जाती है। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित 4 पदों में ये नहीं था, सामान्यीकरण नहीं था। ठीक है, पहले 4 पद दिए गए थे, बाद में 5 पद किए गए थे, तभी उसको हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन खोजपूर्ण प्रश्न का कौशल का घटक है? तो वह आपका संकेत देना, विस्तृत जानकारी, प्रश्नों को पुनः प्रेषित करना खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक है। विज्ञान प्रयोगशाला के लिए क्या माप होनी चाहिए? 45x25 की माप होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कर्मियों और उन्हें सौंपे गए छात्रों को शामिल करने वाला एक प्रकार का निर्देशात्मक संगठन है, जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षकों को छात्रों के एक ही समूह को निर्देश के सभी या महत्वपूर्ण भाग हेतु एक साथ काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है, उसे टीम टीचिंग कहते हैं। पाठ्य योजना का अंतिम भाग है गृह कार्य। जीव विज्ञान में किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखने का पैटर्न क्या होता है? जाति वंश। पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? विषयगत उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। विषय विशेष के पाठ्यक्रम को एक सत्र में भली भांति पढ़ाने की दृष्टि से कुछ सार्थक एवं स्वयं में पूर्ण भागों में विभक्त करना क्या कहलाता है? इकाई योजना कहलाता है। पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली किसने विकसित की थी? हर्बर्ट ने। किसको आशुरचित नहीं किया जा सकता? टेलीविज़न को, क्योंकि ये कोई बेकार पड़ी चीज़ों को थोड़ा ना बनाया गया है, इसको उनसे थोड़ा ना बनाया गया है टेलीविज़न को। आशुरचित वो उपकरण होते हैं जिनमें घर पर जो है बेकार पड़ी चीज़ों को मिला करके बना लिया जाता है। जीव विज्ञान शिक्षण में ज्ञान विशेष होता है। दृश्य सामग्री चुनिए। चार्ट क्या है? सिर्फ दृश्य सामग्री है। इनमें से कौन आशुरचित उपकरण है? तितली जाल। प्रयोगशाला विधि से शिक्षण कार्य करने की दृष्टि से इनमें से कौन से गुण हैं? करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, एक विधि के रूप में ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग किया जाता है। रुचि के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न करना। कक्षा शिक्षण को अधिक कुशल बनाने के लिए वर्तमान में शिक्षकों हेतु आवश्यक कौशल की पहचान करें। तो इसमें आपका कक्षा के कार्य संपादन की तकनीक का उपयोग होगा,
छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान होगा, पाठ्यवस्तु में प्रवीणता भी होगी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग इस आधार पर उचित है। किस आधार पर? छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने के आधार पर। मूक्स है सामूहिक भागीदारी के लिए डिजाइन किए गए स्व निर्देशित ऑनलाइन शिक्षण का लचीला और खुला रूप है। निम्नलिखित में से कौन परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? समूह चर्चा। कौन सी शोध स्टीफन कोरे से संबंधित है? क्रियात्मक। सीबीसीएस प्रणाली में जो हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, इसमें क्रेडिट का मतलब होता है शिक्षण घंटों की संख्या। OER का अर्थ है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। आगे बढ़िए। कौन इकाई योजना का लाभ नहीं है? यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम अनुभवों को प्रबंधित करने में सहायक है। यह इकाई योजना का लाभ नहीं है। CBCS का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आगे बढ़िए। RCM उपागम ने ब्लूम की संश्लेषण विश्लेषण मूल्यांकन को समन्वित करके किस लक्ष्य का निर्धारण किया? संरचनात्मकता को। यह विशिष्ट कार्यक्रम के अनुदेशन या प्रशिक्षण के प्रभाव या दक्षता को मापने के लिए बनाया गया है। कौन सा है? उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। पानी में रहने वाले जीवों को जीवित रूप में सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्वेरियम का। किसमें चक्रात्मक अध्ययन किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान में। नील पत्र का उपयोग किया जाता है परीक्षण निर्माण हेतु आधार पत्र के रूप में नील पत्र का उपयोग किया जाता है। शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं को वर्गीकृत किया गया है CCE के रूप में। विज्ञान में संरचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह निदानात्मक है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लिया जाने वाला कुल समय 36 मिनट होता है। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? प्रस्तावना कौशल में। कक्षा में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है लघु कक्षा शिक्षण, कालांश लघु और पाठ्यवस्तु लघु। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। मापन किसी परीक्षण की कौन सी विशेषता को व्यक्त करता है? संख्यात्मक विशेषता को व्यक्त करता है। भावात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के सर्वोच्च स्तर पर किसका निर्माण होता है? चरित्र का। निम्नलिखित में से परीक्षण की वह कौन सी विशेषता है जो यह बताती है कि कोई किया गया परीक्षण मापन के उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा करता है? वैधता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ से 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको समझेंगे। देखिए 2023 का क्वेश्चन पेपर कहता है मूल्यांकन का वह प्रकार जो किसी शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि हेतु प्रयुक्त किया जाता है उसे योगात्मक कहते हैं। विज्ञान में संरचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? यह विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करता है। शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, शिक्षक को छात्र की, पाठ्यवस्तु की, शिक्षण प्रक्रिया सारी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि जीव विज्ञान प्रयोगशाला में क्या आवश्यक है? जीव विज्ञान प्रयोगशाला में आपका विद्यार्थी को उपकरणों का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, रसायनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना, शिक्षक के कहे निर्देश मानना भी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग किस विधि द्वारा कराया जा सकता है? प्रायोगिक विधि द्वारा कराया जा सकता है। कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? विद्यार्थियों को आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, समस्या समाधान प्रक्रिया के उचित अनुदेशन में, अधिगम के नवीन रास्ते में भी अधिगम का उपयोग है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। आगे बढ़िए। कई कक्षा शिक्षण में ICT प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो कक्षा अनुदेशन को रोचक बना देता है, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करता है, कक्षा में विद्यार्थियों को व्यस्त भी रखता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसे ICT समर्थित शिक्षण रणनीति के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह है कक्षा में स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार लाना है। यह कथन MS कोरे का है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रख्यात शिक्षक, परिकल्पना निर्माण, पर्याप्त समय, कुल मिलाकर यहाँ पे कक्षा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है समाज तक, नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान जो है वह विद्यालय तक सीमित होता है, समाज तक नहीं। ऑप्शन जो इसमें डी है वो कट जाएगा, है ना, इसमें ऑप्शन डी हट जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा, विद्यालय तक। भारत में स्कूल स्तर पर पाठचर्या विभाजन और विकास की जिम्मेदारी वहन करता है NCERT। शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका दार्शनिक के रूप में भी है, मित्र के रूप में भी है और निर्देशक के रूप में भी है। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। प्रयोगशाला में जीवों के स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेलिन का। कौन सी विधि विद्यार्थी और अध्यापक में सामीप्य और मधुर संबंधों में वृद्धि का अवसर प्रदान करती है? समस्या समाधान विधि। किस विधि के द्वारा केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने के बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना जाता है? तो इसमें आपका निर्माणात्मक विधि, सूचना विधि, अन्वेषण विधि सारा ही आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, बालक के व्यवहार का भावात्मक पक्ष किस पर आधारित होता है? तो यह रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों पर आधारित होता है।
कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है, तो वह संश्लेषण नहीं है। कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण की नहीं है, समस्या विधि। शिक्षण उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, नहीं, इसमें हमारा ऑप्शन देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण की नहीं है, मूल्यांकन विधि जो है विज्ञान शिक्षण की नहीं है, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शिक्षण उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। विज्ञान क्लब का अध्यक्ष कौन होता है, अनुभवी विज्ञान शिक्षक होता है। और विज्ञान मेले में जो टीमें अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं उन्हें दिया जाना चाहिए पारितोषिक। सेमिनार प्रस्तुतिकरण का सोपान नहीं है, निष्कर्षात्मक। गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत है, वह है पाठ्य योजना, न कि संरचनात्मक विधि। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, मूल्यांकन कहलाती है। किसको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है, अध्यापक को। जो अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को नियोजित तरीके से करते हैं उनका अध्यापन होता है प्रभावपूर्ण। कौन सा उदाहरण शिक्षक निर्मित औपचारिक परीक्षण का नहीं है, अनुमोदित परीक्षा। शैक्षिक उद्देश्यों में वर्गीकरण के प्रणेता कौन थे, बीएस ब्लूम थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण करना स्तर में कौन सी क्रियाएं शामिल हैं, इसमें आपका डिज़ाइन करना, विकसित करना, तैयार करना, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्यों को सरल बनाना। एक वैज्ञानिक विधि होती है, एक वैज्ञानिक विधि उद्देश्यपरक होती है। आगे बढ़िए। अनुसंधान के महत्वपूर्ण चरण हैं, तो इसमें समस्या का चयन, परिसीमन, समस्या विश्लेषण, सब कुछ आ जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। परिकल्पना क्या है, परिकल्पना है यह, इसमें एक पूर्व कल्पना है, एक अनुमान है, कुछ सोच। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अब्दुल कलाम का संबंध अंतरिक्ष क्षेत्र से है। सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण क्या हो जाएगा, फंजाई। कौन बायोफिजिक्स के अंतर्गत आता है, तो इसमें आनुवंशिकी, रेडियो समस्थानिक, हृदय ध्वनि रेखा, सब कुछ बायोफिजिक्स के अंतर्गत आता है। शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का क्या महत्व है, तो ये विद्यार्थी का व्यवहार, विद्यार्थी स्तर, विद्यार्थी का ज्ञान, सब कुछ। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फूड टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, भोज्य पदार्थ से संबंधित है। आगे बढ़िए। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने की थी। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। एक नवोन्मेषी उपकरण जो कहीं भी शिक्षक छात्रों को गहन आभासी यात्राओं पर ले जाकर यात्रा करने में सक्षम बनाता है, गूगल वर्चुअल टूर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था शिक्षक को दूरस्थ माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी पूरक है, आभासी विश्वविद्यालय हो जाएगा। उद्देश्य शर्तों को परिभाषित करते समय निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाना चाहिए, तो इसमें कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण और क्रियात्मक शब्दों का प्रयोग, इन सब का सहारा लिया जाना चाहिए। कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में। OHP का उपयोग किया जाता है स्थिर चित्र में, पारदर्शिता में और चलचित्र में, इसमें OHP का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हब क्या है, एक नेटवर्क उपकरण है। कौन औषधियों की प्रकृति एवं उसके प्रभाव का अध्ययन करता है, मार्फेकोलॉजिस्ट। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सी विज्ञान की प्रकृति की विशेषताएं हैं, विज्ञान संगठित है, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित विज्ञान है, विज्ञान सार्वभौमिक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विज्ञान विशेष घटना के कारण और प्रयास के बीच संबंध में संबंधित ज्ञान का व्यवस्थित निकाय है, यह कथन किसका है, शिक्षा आयोग का स्टेटमेंट है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तू हैं। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद किसके अंतर्गत आता है, ज्ञान के। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वॉल्टर जी रोसेन ने। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। जीव विज्ञान के अध्ययन एवं उपयोग का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, प्रभावात्मक। जीव विज्ञान शिक्षण किन व्यवहारों के पक्ष में काम करता है, तो यह ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्ष के व्यवहारों के रूप में काम करता है। जीव विज्ञान शिक्षण में जो कौशल है वह संकल्पना, परिकल्पना, सिद्धांत, ये सभी प्रकार का कौशल है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष में संसद द्वारा पारित की गई थी, तो यह आपकी हुई थी 29 जुलाई 2020 को। यहाँ पे 2023 नहीं, यहाँ पे 2020 होना चाहिए था, तो ये 29 जुलाई 2020 को पारित की गई थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ब्लूम के ज्ञानात्मक, ये वाला जो क्वेश्चन है, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधी कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद किसके अंतर्गत आता है। अनुवाद आपका जो है
वो बोध के अंतर्गत आता है, ज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा। किसी चीज़ को अगर आप डिफाइन करेंगे वो ज्ञान के अंतर्गत आता है, बोध में अनुवाद कर रहे हैं वो बोध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे सॉरी फॉर द मिस्टेक, ऑप्शन जो बी है वो बेस्ट रहेगा। अभी अचानक सडनली दिमाग में आ गया। अगर अब देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है ना, 2020 यहाँ पे 2020 होगा, 23 कोई राष्ट्रीय नीति है ही नहीं। 2020 किस वर्ष में संसद द्वारा पारित हुई, तो ये 29 जुलाई 2020 को पारित की गई थी। अधिगम के अनुभव के साधन क्या है, तो अधिगम के अनुभव के साधन में आपका ज्ञान, बोध, प्रयोग सब आ जाएगा। मूल्यांकन उपागम किस टैक्सोनॉमी पर आधारित है, तो यह आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, लेमार्क टैक्सोनॉमी, मिलर टैक्सोनॉमी पर आधारित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्रियात्मक पक्ष में अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग जो है वह कौशल युक्त अंग संचालन है। शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप से लेखन में जो तृतीय सोपान है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण है। बालक के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य सिम्पसन ने किया था। सर किसने किया था, सिम्पसन ने किया था। शिक्षण प्रयोजना विधि का प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया। प्रदर्शन विधि में जो छात्र हैं वह मूक दर्शक बनकर के चुपचाप बैठे रहते हैं, ना कि प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रदर्शन विधि में शिक्षक सामने चीज़ों को दिखा रहा होता है। ठीक है, तो बालक यहाँ पे प्रयोग नहीं करते, मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ह्यूरिस्का शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोज करना। जब एक के बाद एक कई प्रयोग करने होते हैं तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो उसमें प्रयोजना विधि सबसे बेस्ट होती है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब तथ्यात्मक ज्ञान देना होता है या जब तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना होता है तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि व्याख्यान विधि होती है। आगमन विधि में हम आगे बढ़ते हैं, सामान्य से विशेष की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है, मौखिक एवं लिखित। अन्वेषण विधि के प्रयोगकर्ता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि इनमें से किससे संबंधित है, अनुदेशनात्मक उपागम से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण प्रभावी शिक्षण है। आगे बढ़िए, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में एनसीईआरटी ने छात्रों की संख्या 5 से 10 बताई है। टोली शिक्षण किस वर्ष विकसित किया गया, 1955 में। सूक्ष्म शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं शिक्षण कौशल में। विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकते हैं, तो एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन में, स्व अनुदेशन एवं प्रतिपुष्टि में, समस्या समाधान में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण में सहायक हैं, वो आपका ग्राफिक्स, पेंट प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट सब कुछ हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षक के लिए सही मार्गदर्शक कौन होता है, पाठ्य योजना। मॉरिसन ने पाठ्य योजना हेतु अपने उपागम कब प्रस्तुत किए, 1926 में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इकाई योजना का प्रथम विकास किसने किया, एच.सी. मॉरिसन ने। इकाई पाठ्य योजना कैसे तैयार की जाती है, कालांश द्वारा तैयार योजना के माध्यम से की जाती है। जीव विज्ञान शिक्षण के विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, देखिए परीक्षा केंद्रित जो पाठ्यक्रम आप बना रहे हैं वो परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। बाकी क्रियाशीलता, विविधता, उपयोगिता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किसके शिक्षण में सर्वाधिक किया जाता है, तो यह भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान में किया जाता है। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री सर्वदर्शी सामग्री है। अप्रक्षेपित सामग्री श्यामपट्ट है। स्वनिर्मित उपकरण जो स्वयं निर्मित होते हैं वो स्वनिर्मित उपकरण होते हैं। पाठ के अंत में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न तो शुरुआत में पूछे जाते हैं। पाठ्य योजना का उपागम किसकी देन है, हर्बर्ट की। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना पाठ्य योजना कहलाती है। छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को विषय वस्तु की जानकारी देना। OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। किसको आशु रचित या स्वनिर्मित नहीं कहा जा सकता, टेलीविज़न स्वनिर्मित नहीं है ना, खुद नहीं बनाई जा सकती। CBCS प्रणाली में क्रेडिट का अर्थ होता है शिक्षण घंटों की संख्या। कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित उपकरण नहीं है, सत्र परीक्षा। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पेपर आता है 2024 का। देखिए ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ओके। और आपको बताते चले कि यदि अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी समय है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप वहां जाकर के व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सर क्यों ज्वाइन कर लें, क्या फ़ायदा होगा, ज्वाइन इसलिए कर लीजिए क्योंकि हम जितने भी वीडियो जो भी क्लासेस यूट्यूब पे करवाते हैं उसका लिंक डायरेक्ट तुरंत वो वीडियो हम व्हाट्सअप चैनल पर भेज देते हैं। इससे ये रहेगा कि आपकी कोई भी वीडियो छूटेगी नहीं, मिस नहीं होगी। यूट्यूब पे पता लगा वीडियो आ रही है, नोटिफिकेशन आया नहीं तो आपसे क्लास मिस हो गई। अब आप मैसेज कर रहे हो सर वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई, वीडियो जा चुकी है, बस आप तक नहीं पहुँची है। उसके लिए व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे।
उससे यही फ़ायदा रहेगा कि जो भी अपडेट रहेगी तुरंत आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, क्योंकि व्हाट्सअप आप स्क्रॉल करते रहते हो तो उस पर नोटिफिकेशन आता है, आप समझ जाओगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। और हाँ, बायोलॉजी वालों ध्यान देना, कल जब ये पेपर आपका हो जाए तो उसके बाद आकर के हमें इसकी जो क्वेश्चन पेपर आपका हो उसकी बढ़िया PDF बना करके भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। हम इसके आंसर की मैच करवा देंगे। और आंसर की कब मैच करवाएंगे? जिस दिन आपका इन्वायरमेंट का पेपर हो जाएगा उसके बाद आपके सभी पेपर्स की आंसर की मैच करवा देंगे। आपका फिजिकल साइंस भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो सब साथ में करवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये लक्ष्य उद्देश्य शिक्षा कार्यक्रमों में निर्देश हैं। केवल स्कूली कार्यक्रमों से लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता, स्कूली कार्यक्रमों द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य और उद्देश्य समान है, ये बात सही नहीं है। ब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक जो है यह सीखने का क्षेत्र है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्नों की तैयारी के लिए कौन सा विकल्प गलत है? आत्मबोधन यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूक की विशेषता नहीं है? इससे प्रयोग किया जा सकता है, तो इसे सिर्फ कक्षा में प्रयोग, मूक की विशेषता नहीं, सिर्फ कक्षा में प्रयोग किया जा सकता है ऐसा नहीं है, इसे हम कहीं भी कभी भी किसी भी समय यूज कर सकते हैं। शोधकर्ता द्वारा किस डिजिटल पहल का प्रयोग किया जा रहा है? तो शोधकर्ता द्वारा इसमें आपका देखिए, शोधकर्ता द्वारा किस डिजिटल पहल का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसमें आपका देखिए, एक तो बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे जो सेकंड है वो राइट हो जाएगा। डैश ऑनलाइन लाइब्रेरी की विशेषता है। ऑनलाइन लाइब्रेरी जो होती है उसमें फीस बहुत कम होती है, सी ऑप्शन राइट हो गया। उपलब्धि परीक्षण एवं निदान परीक्षण में अंतर होता है उद्देश्यों का। निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था में। गणित में सीखने की अक्षमता का सबसे उचित मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। विद्यार्थी की सीखने की कठिनाइयों का निदान करने के लिए किस प्रकार के शिक्षण की योजना बनाई जानी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाई जानी चाहिए। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार याद करना या रखना उद्देश्य का एक कारक है, ज्ञानात्मक उद्देश्य का एक कारक है, ठीक है। किसी समस्या को हल करने के लिए सीखी गई सामग्री को नई परिस्थिति में उपयोग करने की क्षमता अनुप्रयोग कहा जाता है। क्षमता को क्या कहा जाता है? अनुप्रयोग। शिक्षण का कौन सा स्तर ब्लूम के वर्गीकरण में निर्दिष्ट उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करता है? चिंतनशील स्तर। शिक्षार्थियों के वांछित परिणाम पर ध्यान केंद्रित करके सफलता प्रदर्शित करने के लिए डैश उद्देश्यों की एक उचित सूची प्रदान की जानी चाहिए। चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों की एक उचित सूची प्रदान की जानी चाहिए। शैक्षिक उद्देश्य के दो घटक होते हैं, ज्ञानात्मक और भावात्मक। किसको छोड़कर सामान्य उद्देश्यों के घटक है? सामग्री को छोड़कर बाकी सब उद्देश्यों के घटक हैं। दृष्टिकोण में परिवर्तन अधिकतर किस क्षेत्र में सीखने को दर्शाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने को दर्शाता है। ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित है? उद्देश्य पर। कौन सा नियम परियोजना पद्धति से संबंधित नहीं है? आनुवंशिकता का नियम। प्रोजेक्ट पद्धति किस अमेरिकी शिक्षाविद के विचार पर आधारित है? जॉन डीवी के विचार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने पर आधारित है। पश्चिगामी अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण किसके उदाहरण हैं? एल्गोरिथम के, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक व्यवहार के सही अनुक्रम की पहचान करें, तो इसमें आपका सही अनुक्रम ए आ जाएगा। फिर उसके बाद ज्ञान बोध, है ना, फिर उसके बाद ज्ञान बोध अनुप्रयोग, है ना, फिर आपका आ जाएगा संश्लेषण, उसके बाद विश्लेषण आएगा, फिर मूल्यांकन आएगा। जो सी ऑप्शन है वह राइट हो जाता है। किस पद्धति का उद्देश्य स्कूल में छोटे पैमाने पर सामुदायिक जीवन गतिविधियां प्रदान करना है? परियोजना पद्धति का, है ना। किस शिक्षण को स्केल्ड डाउन शिक्षण के रूप में जाना जाता है? सूक्ष्म शिक्षण को। करके सीखना और जीकर सीखना शिक्षण की इस पद्धति में शामिल सिद्धांत है प्रदर्शन विधि। प्रयोजनवाद के दर्शन के आधार पर जो विधि विकसित की गई वह है परियोजना विधि, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डैश एक पारस्परिक शिक्षण पद्धति है। ह्यूरिस्टिक विधि एक पारस्परिक शिक्षण विधि है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन किससे संबंधित हैं? संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक सीखने के परिणाम के उच्च क्रम का एक उदाहरण है? वह है अवधारणा एवं अमूर्तता को सीखना। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर क्या है? ज्ञान, ओके, और उच्चतम स्तर मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान आधारित अध्ययन करने में सही क्रम दर्शाता है? वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा इसमें आपका योजना बनाना, योजना पर काम करना, निरीक्षण करना और विचार करना। कुल मिलाकर यहाँ भी ऑप्शन ए राइट हो जाता है। निम्न में से कौन शोध चक्रीय प्रकृति का है? क्रियात्मक अनुसंधान शोध चक्रीय प्रकृति का है। प्रत्येक सीखने के परिणाम की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। कहाँ से? एक क्रियात्मक क्रिया से होनी चाहिए।
सीखने के उद्देश्यों को लिखने का एक कारण यह है कि अपेक्षा संप्रेषित करें। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन W.H. किलपैट्रिक ने किया है। संज्ञानात्मक पक्ष का कौन सा स्तर भिन्न सोच प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? वह है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आगे बढ़िए। डैश विधि शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर जोर देकर समस्या समाधान और निर्णय लेने की प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बनाती है। वह है ह्यूरिस्टिक विधि। शिक्षण के ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। त्वरित कार्यवाही की शोध धारा क्या हो जाएगी? त्वरित कार्यवाही की शोध धारा क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक नहीं होगा। कौन सा शोध स्टीफन कोरी से संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? कर्ट लेविन के द्वारा। किस शिक्षण पद्धति में छात्र स्वयं तथ्य की खोज कर ज्ञान अर्जित करते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता है, करके सीखने पर जोर दिया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि की एक सीमा है, समय की दृष्टि से अलाभकारी है। D.W. एलन द्वारा किस शिक्षण अधिगम पद्धति की शुरुआत की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण की। पाठ्य योजना की भाषा बहुत स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। कौन सा पद एक पाठ्य योजना के विकास का चरण नहीं है? वह है आलोचना। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना पाठ्य योजना कहलाती है। CCE का मतलब होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। MOOC का मतलब क्या है? प्रमुख खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम। CC का उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया है। पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास करना। कौन सा मूल्यांकन किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत में किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन। CBCS का फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब जो है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। ऑप्शन इसमें भी फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। डैश मूल्यांकन प्रश्न का एक रूप है जिसका एक ही सही उत्तर होता है, वह है वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव। एक ही राइट आंसर होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जैविक विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तर्कसंगत सोच विकसित करना। डैश सिद्धांतों और विधियों का एक समूह है जिसका उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है, वह है शिक्षण विधि। ज्ञान के स्तर पर ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार छात्र क्या करेंगे? जानकारी को याद करेंगे। एक बालक का समग्र विकास व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्र की प्रगति की निगरानी करना। मूल्यांकन का उद्देश्य निर्णय बनाना है। डायग्नोस्टिक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बालक के सीखने के अंतराल को समझना। अगला क्वेश्चन कहता है छात्र के डैश रिकॉर्ड उनके माता पिता को उनकी प्रगति के विषय में जागरूकता प्रदान करते हैं। तो ये उपाख्यानात्मक अभिलेख और संचयी अभिलेख रिकॉर्ड उनके माता पिता को उनकी प्रगति के विषय में जागरूकता प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मूल्यांकन जो वास्तव में परीक्षण करता है कि यह परीक्षण करने के लिए क्या निर्धारित करता है कहलाता है या वैधता कहलाता है। क्या? वैधता। परीक्षण की विश्वसनीयता किससे संबंधित है? वह संगति जिसके साथ परीक्षण भिन्न भिन्न लेकिन तुलनीय परिस्थितियों में एक ही परिणाम उत्पन्न करता है, ये परीक्षण की विश्वसनीयता से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है कौशल विकसित करना, स्किल्स को डेवलप करना। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। पाठ्य योजना निर्धारित करती है, सीखने के उद्देश्य निर्धारित करती है। पारंपरिक ऑफलाइन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? भौतिक मॉडल का यूज किया जा सकता है। IIT कानपुर द्वारा बनाए गए MOOC प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? MOOC किट। ठीक है। और अगला ठीक है हर्बर्टियन, 1 सेकेंड प्लीज़। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हम चेक कर रहे थे, क्वेश्चन इसका आंसर यही होगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए हर्बर्टियन दृष्टिकोण को 5 स्टेप दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, पंचपदी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। RCM दृष्टिकोण में यह चरण शामिल नहीं है, इसमें आपका प्रोजेक्ट शामिल नहीं है। एक शिक्षक को मित्र दार्शनिक, देखिए एक शिक्षक को मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के अलंकारों में महिमा मंडित किया जाता है। वह छात्रों को मानवता का उच्च मूल्य सिखाते हैं। कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक होता है? उसमें बहुत धैर्य होना चाहिए। कौन सा एक MOOC प्लेटफॉर्म है? तो इसमें MOOC प्लेटफॉर्म का कोर्सेरा हो जाएगा। MOOC का मुख्य उपयोग क्या है? तो MOOC का मुख्य उपयोग यह है कि किसी भी आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विचार है? वो हो जाएगा प्रगति के व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना। जैविक विज्ञान का शिक्षण कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए टीचर के अंदर।
शिक्षक के कौन से गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? निष्पक्ष रहे टीचर। पाठचर्या के निर्धारक तत्व क्या हैं? बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक, ये सभी पाठचर्या के निर्धारक तत्व हैं। आगे बढ़े। यह अवलोकन कि पाठ्यक्रम किसकी उपेक्षा करता है? यह महत्वपूर्ण है कि वह किसकी वकालत करता है। यह किस पाठ्यक्रम से संबंधित है? छिपे हुए पाठ्यक्रम से संबंधित है। पाठचर्या विकास की अवधारणा को शामिल नहीं किया गया है पारिवारिक आकांक्षा के तौर पर। पाठचर्या डिजाइन का मॉडल मूलतः अनुशासन आधारित है, विषय केंद्रित। हर्बर्टियन दृष्टिकोण में संगठन चरण में शिक्षक उसी विषय या क्षेत्र के विषय में पिछले ज्ञान का परीक्षण कर सकता है। डैश हर्बर्ट दृष्टिकोण में एक कदम है। मार्गदर्शन हर्बर्ट दृष्टिकोण में एक कदम है। टीम शिक्षण का अर्थ है मिलकर काम करना, 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर काम करें। टीम या समूह शिक्षण के क्या फायदे हैं? इसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग है, बेहतर योजना है, शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग भी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। यदि कोई छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाता है कि कोई वस्तु कैसे काम करती है, तो वह डैश ज्ञान का है, तो वह प्रयोग करना है, वह ज्ञान का प्रयोग करना है कि आप ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षण शुरू करने के लिए एक शिक्षक को निर्देशात्मक उद्देश्यों के बाद कार्य को पूरा करने के लिए रणनीतियों और उपकरणों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके पश्चात क्या किया जाना चाहिए? इसके पश्चात परिणामों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैविक विज्ञान पढ़ाने के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विषय में ज्ञान देना, शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, पर्यावरणीय मुद्दों के विषय में जागरूकता विकसित करने के लिए। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। कौन सा टीम शिक्षण मॉडल एक शिक्षक को पढ़ाने की अनुमति देता है, जबकि दूसरा शिक्षक व्यक्तिगत छात्र की मदद करता है जिसे सहायता की आवश्यकता होती है? एक सिखाओ, एक क्या करो? एक सिखाओ, एक सराहना करो। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा विचार मंथन भिन्नता सबसे खराब संभावित समाधान की कल्पना करके समस्या को हल करने के लिए विचार उत्पन्न पर केंद्रित है? वह है रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या है? रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ पे लिखा है एक सिखाओ एक सहायता करो। क्या करो? एक सिखाओ एक सहायता करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियम विकसित करने के लिए शिक्षण की किस पद्धति का उपयोग किया जाएगा? परियोजना पद्धति का। आरसीएम अप्रोच जो कि पाठ्योजना के लिए प्रयोग की जाती है, किसके द्वारा दी गई? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा दी गई है। ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में दिया गया। एक पाठ्योजना आपको आपके शिक्षण लक्ष्यों और सीखने के उद्देश्यों की एक जर्नल यानी साधारण रूपरेखा प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। ब्लूम वर्गीकरण में समझ का अर्थ होता है अर्थ को समाहित करना, अर्थ को समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट 2025 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि जैविक विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? परियोजना विधि। जैविक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक लक्ष्य होता है जीवित जीवों और जीवन प्रक्रियाओं की समझ को बढ़ावा देना। जैविक विज्ञान पढ़ाने में माइक्रोस्कोप का उपयोग निम्नलिखित में मदद करता है, तो यह अवलोकन संबंधी सीखना और व्यवहारिक समझ में मदद करता है। जीव विज्ञान पढ़ाने के रचनात्मक दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या है? छात्र की खोज को सुगम बनाना और मार्गदर्शन करना। जीव विज्ञान में क्षेत्र अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की रणनीति सबसे अच्छी है? वह है अनुभवात्मक सीखना। जैविक विज्ञान शिक्षण में ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षकों की मदद करता है। उच्च क्रम सोच कौशल की योजना बनाना और उसका आकलन करने में हेल्प करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान पढ़ाने का सिद्धांत नहीं है? अमूर्त से मूर्त की तरफ जो है पढ़ाने का सिद्धांत नहीं है, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। जीव विज्ञान में मनोप्रेरक कौशल का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यावहारिक परीक्षा। जैविक विज्ञान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जीवित जीव और उनकी जीवन प्रक्रियाओं से संबंधित है। कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद करता है? प्रश्न पूछने और प्रयोग करने को प्रोत्साहित करने में हेल्प करता है। जीव विज्ञान के मूल्यांकन के लिए आईसीटी के सर्वोत्तम उपयोगों में से एक है, तो वो है आपका ऑनलाइन क्विज और त्वरित प्रतिक्रिया टूल का उपयोग करना। जीव विज्ञान शिक्षा में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छात्रों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना। जीव विज्ञान में योगात्मक मूल्यांकन मुख्य रूप से निम्न पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? एक अवधि के अंत में छात्रों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। जीव विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन की क्या भूमिका है? पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ पर प्रतिक्रिया एकत्र करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान में दीर्घकालिक समझ की जांच के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन सबसे उपयुक्त है? तो इसमें एक प्रोजेक्टर जो पूरे पाठ्यक्रम को कवर करता है, ये जरूरी है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव विज्ञान में प्रामाणिक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो ये प्रयोगशाला प्रयोग और प्रस्तुतियों पर आधारित है। जीव विज्ञान में व्यावहारिक कौशल का मूल्यांकन करने की एक सामान्य विधि क्या होगी? प्रयोगशाला कार्य के दौरान अवलोकन। सहकर्मी मूल्यांकन जीव विज्ञान के छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाता है? यह सहयोगी शिक्षण और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है।
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान के मूल्यांकन में रूब्रिक्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? वे सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों को स्पष्ट मानदंडों के अनुसार ग्रेड दिया जाए। जीव विज्ञान के छात्रों में उच्च क्रम सोच कौशल का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है केस स्टडी और समस्या समाधान कार्य। जीव विज्ञान की परीक्षा में इनमें से किसे एक वैध मूल्यांकन उपकरण माना जाएगा? वह है संरचित व्यावहारिक आकलन। आगे बढ़िए। जीव विज्ञान में नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या पहचानना है? निर्देश शुरू होने से पहले सीखने की कमियां और गलत धारणाएं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान शिक्षा में पोर्टफोलियो का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय के साथ छात्रों की दीर्घकालिक प्रगति और विकास का आकलन करना। आगे बढ़ जाते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने किया था। जीव विज्ञान शिक्षण में अनुमानी पद्धति खोज और स्वशिक्षण पर आधारित है। प्रयोगशाला पद्धति विकसित करने में हेल्प करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कौशल डेवलप करने में हेल्प करती है। पौधों और जानवरों के वर्गीकरण को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? फील्ड ट्रिप विधि सबसे उपयुक्त है। जीव विज्ञान शिक्षण में डिजिटल माइक्रोस्कोप का उपयोग करने का मुख्य लाभ है वे समूह में देखने के लिए वास्तविक समय प्रक्षेपण प्रदान करते हैं। आगे बढ़िए। कौन सा आईसीटी संसाधन छात्रों को जीव विज्ञान में आभासी प्रयोग करने में सबसे अच्छा समर्थन कर सकता है? वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म आमतौर पर इंटरेक्टिव बायोलॉजी क्विज के लिए उपयोग किया जाता है? कूट। आईसीटी जीव विज्ञान की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी को कैसे बढ़ाता है? मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरेक्टिव टूल के माध्यम से आगे बढ़ाता है। जीव विज्ञान शिक्षा में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की क्या भूमिका है? सीखने को वितरित करने, ट्रैक करने और प्रबंधित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जीव विज्ञान शिक्षण में यूट्यूब का उपयोग करने का निम्न में से क्या लाभ है? जैविक अवधारणाओं की उच्च गुणवत्ता वाली दृश्य व्याख्याएं होती हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिव जीव विज्ञान प्रस्तुतियां बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? MS पावरपॉइंट। आईसीटी उपकरण जीव विज्ञान के शिक्षकों की मदद कर सकते हैं। अमूर्त अवधारणाओं को समझने में आसान बना करके हेल्प कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी उपकरण पूरी कक्षा के लिए स्क्रीन पर सूक्ष्म चित्र प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? वह होगा चार्ट पेपर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ग्रामीण जीव विज्ञान कक्षाओं में आईसीटी का उपयोग करने की एक बड़ी चुनौती क्या है? अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और इंटरनेट। डीएनए की संरचना सिखाने के लिए सबसे अच्छी आईसीटी विधि है 3D एनिमेशन और सिमुलेशन दिखाना। जीव विज्ञान शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करके छात्र कैसे सहयोग कर सकते हैं? चर्चा मंचों और साझा दस्तावेजों में शामिल होकर के। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन। आईसीटी जीव विज्ञान में विभेदित सीखने में मदद करता है। शिक्षार्थियों को सीखने के मार्ग और गति चुनने की अनुमति देकर के। प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान में मूल्यांकन को कैसे बेहतर बना सकती है? तत्काल प्रतिक्रिया और इंटरेक्टिव आकलन प्रदान करके बेहतर बना सकती है। छात्रों की जैविक प्रक्रियाओं की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाना चाहिए? संकल्पनात्मक अनुप्रयोग प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जीव विज्ञान के मूल्यांकन के लिए केवल लिखित परीक्षणों पर निर्भर रहने का एक नुकसान क्या है? यह वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों में अवधारणाओं की छात्र की समझ का मूल्यांकन नहीं कर सकता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण या त्रुटि विश्लेषण किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण में पहला कदम क्या है? सीखने की कठिनाई की पहचान करना पहला कदम है। निदानात्मक परीक्षण निम्न पर ध्यान केंद्रित करता है। यह विशिष्ट शैक्षणिक कमजोरियों का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उपचारात्मक शिक्षण नियमित शिक्षण से इस प्रकार भिन्न होता है। व्यक्तिगत और सुधारात्मक निर्देश प्रदान करना। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। टीम शिक्षण बढ़ावा देता है। टीम शिक्षण सहयोग और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। माइक्रो टीचिंग का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। विशिष्ट शिक्षण कौशल विकसित करने में हेल्प करता है। एक्शन रिसर्च की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह व्यावहारिक और कक्षा आधारित होता है। कौन सी माइक्रो टीचिंग की मुख्य विशेषता है? छोटे समूह को एक छोटी इकाई में पढ़ाना। माइक्रो टीचिंग के चक्र में शामिल है योजना बनाना, पढ़ाना, फीडबैक, फिर से पढ़ाना, रीटीच। ये सब माइक्रो टीचिंग में इंक्लूड होता है। माइक्रो टीचिंग किसके लिए उपयोगी है? नियंत्रित वातावरण में शिक्षण कौशल का अभ्यास करने में उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा सीसीई की मुख्य विशेषता है? शिक्षार्थी का समग्र विकास ही इसकी मुख्य विशेषता है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। भारत में सीसीई की शुरुआत सीबीएसई शैक्षणिक बोर्ड द्वारा की गई थी। सीसी का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सीसीई के अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल हैं। इसमें अवलोकन, प्रश्नोत्तरी, परियोजनाएं, मौखिक कार्य सब कुछ इंक्लूड है। सीसीई में योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है केवल वर्ष के अंत में। सीसीई का लाभ यह है कि तनाव और चिंता में यहाँ पे कमी आती है।
सी क्योंकि लगातार बच्चे का मूल्यांकन होता रहता है तो बच्चा प्रेशर फील नहीं करता, प्रेशर। CCE में किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता, केवल बोर्ड परीक्षा का। CCE में किस शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देता है, यह स्मरण आधारित शिक्षण को बढ़ावा देता है। निदानात्मक शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है सीखने की कठिनाइयों या अंतरालों की पहचान करना। उपचारात्मक शिक्षण को सबसे अच्छे तरीके से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, सीखने के अंतरालों को दूर करने के लिए लक्षित सहायता प्रदान करना। निदानात्मक परीक्षण आमतौर पर आयोजित किए जाते हैं पढ़ाने से पहले या सीखने के मुद्दों को देखने के बाद। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान गति, यह इसकी विशेषता नहीं है। निदानात्मक शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है, शिक्षण को संशोधित करने के लिए त्रुटियों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब यह व्यक्तिगत शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जीव विज्ञान पढ़ाने में श्रव्य दृश्य सहायता का उदाहरण है, वह है प्रकाश संश्लेषण पर शैक्षिक वीडियो। पाठ्य योजना के लिए हार्बर्टियन दृष्टिकोण में निम्नलिखित सभी चरण शामिल हैं सिवाय प्रयोग के। एक जीव विज्ञान शिक्षक मानव हृदय को प्रदर्शित करने के लिए एक मॉडल का उपयोग करता है, यह इसका एक उदाहरण है। यह प्रयोगशाला विधि का उदाहरण है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान फीडबैक प्रदान करने में किस प्रकार का मूल्यांकन सहायक आवश्यक होता है, रचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक होता है। जीव विज्ञान पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक उद्देश्य है, पौधों के भागों की पहचान करना। अगला प्रश्न, एक रचनात्मक जीव विज्ञान कक्षा में सीखना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। जीव विज्ञान में सीखने की कठिनाइयों के निदान के लिए इनमें से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है, निदान परीक्षा सबसे उपयुक्त है। जीव विज्ञान में एक पाठ्य योजना में शामिल होना चाहिए, उद्देश्य, सामग्री, विधियां, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, ये सभी इसमें शामिल होना चाहिए। जीव विज्ञान शिक्षण में ICT का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है, ये छात्र जुड़ाव को कम करता है। जीव विज्ञान में समस्या समाधान विधि की एक विशेषता, प्रमुख विशेषता जो है वो ये है कि वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। पाठ्यक्रम डिजाइन में सर्पिल दृष्टिकोण जटिलता के बढ़ते स्तरों पर कॉन्सेप्ट पर फिर से विचार करता है। ऑप्शन यहाँ बी राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान में टीम शिक्षण बढ़ाता है, सहयोगी शिक्षण और कई दृष्टिकोणों के संपर्क में आना। आपको बताते चलें ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, ये हमने अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले, जिसमें हमने एक एक पॉइंट को बहुत डीप में समझाया है, बहुत गहराई से चारों पॉइंट को समझाया है। ठीक है, अगर इसको विद एक्सप्लेनेशन बहुत गहराई से समझना चाहते हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे तो बस हम आपको राइट आंसर बता रहे हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ये मत कहना सर ऐसे ही बता के चले गए। कौन सा ICT उपकरण जटिल जैविक प्रक्रियाओं को देखने के लिए सबसे प्रभावी है, एनिमेटेड सिमुलेशन। कौन सा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का सबसे अच्छा वर्णन करता है, निःशुल्क सुलभ शिक्षण सीखने और शोध सामग्री। कौन सा लाइसेंस OER में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव कॉमन्स। OER का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, शैक्षिक पहुंच और समानता बढ़ाना। कौन सा आमतौर पर OER का उदाहरण नहीं है, सशुल्क अकादमिक पत्रिकाएं इसमें शामिल नहीं हैं। OER के 5 R में शामिल हैं, इसमें आपका प्रतिबिंबित करना, पुनः बनाना, दोहराना, संबंधित करना, प्रस्तुत करना, सब कुछ इसमें शामिल है। MOOC का अर्थ होता है बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम। कौन सा प्लेटफॉर्म MOOCs के पेशकश के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, वह है आपका कोर्सेरा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। MOOCs की विशेषताएं ये हैं कि मापनीयता और खुलापन होता है। इनमें से कौन सा नुकसान अक्सर MOOC से जुड़ा है, कम पूर्णता दर। CCE में निरंतर का मतलब होता है निरंतर अवलोकन और आवधिक मूल्यांकन। CCE के व्यापक पहलू में शामिल है, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। कौन सा पाठ्यक्रम संगठन का मूलभूत सिद्धांत है, वह है निरंतरता का अनुक्रम। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत संदर्भित करता है आसान से कठिन विषयों की व्यवस्था। कौन सा सिद्धांत विभिन्न विषयों या विषयों के बीच संबंध पर जोर देता है, वह है एकीकरण। एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम होना चाहिए, लचीला और शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में निरंतरता का सिद्धांत संदर्भित करता है, समय के साथ सीखने की तार्किक प्रगति को संदर्भित करता है। कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम की सामग्री शिक्षार्थी के विकासात्मक स्तर के लिए उपयुक्त है, यह है परिपक्वता। पाठ्यक्रम संगठन में संतुलन के सिद्धांत का अर्थ है विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरक पर समान जोर। पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है, सामग्री शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और वास्तविक जीवन की स्थितियों से मेल खाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। और प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपकी कोई क्लास छूटेगी नहीं। और दूसरी बात, नोट्स अगर लेने हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा 9628182649। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों की रुचियों और अनुभवों के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, वह है शिक्षार्थी केंद्रिता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो कैसे रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।